नमस्कार। आज है तारीख 23 मई, दिन शुक्रवार। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देने का अधिकार रद्द किया। अपने शपथ ग्रहण के समय से ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की एलीट यूनिवर्सिटीज पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। यूनिवर्सिटी ने कदम को बताया गैर कानूनी, लेकिन उसके सामने अब क्या है विकल्प? कोर्ट में ही होगी लड़ाई और ये कोर्ट को तय करना पड़ेगा कि क्या ट्रंप प्रशासन ने जो फॉरेन से आने वाले स्टूडेंट्स के वीजा पर रोक लगाई है, क्या ये संवैधानिक है। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा पर लगाया आरोप शुरू कर दिया था। यूनिट के बाद राहत सामग्री गजा पहुंचनी शुरू। आगे बढ़े उससे पहले देश दुनिया की खबरें सुनते हैं सुमिरन से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय संघ से आयातित वस्तुओं पर वो 50% टैरिफ लगाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन के साथ वार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही है। ये टैरिफ 1 जून से लागू होगा। माना जा रहा है कि ट्रंप के ताज़ा ट्रेड वॉर से तनाव और बढ़ेगा। वे पहले ही यूरोप पर 20% का टैरिफ लगा चुके हैं। उधर ट्रंप ने एक बार फिर भारत में आईफोन निर्माण को लेकर एप्पल के सीईओ टिम कुक पर निशाना साधा है और कहा है कि अगर अमेरिका की बजाय भारत या कहीं और फोन बने तो एप्पल को 25% टैरिफ का सामना करना होगा। हिंद महासागर में मौजूद चागोस द्वीप को लौटाने पर ब्रिटेन और मॉरिशस में समझौता हो गया है, लेकिन ब्रिटेन इसी द्वीप समूह के डिएगो गार्सिया टापू को 99 सालों के लिए लीज पर ले रहा है। इसके बदले में वो मॉरिशस को सालाना 10 करोड़ पाउंड देगा। ब्रिटेन के आर्म्ड फोर्सेस मिनिस्टर ल्यूक पोलार्ड ने बीबीसी से कहा, ल्यूक पोलार्ड कह रहे हैं, अब कोई संवैधानिक अनिश्चितता नहीं है और इसका खर्च डिफेंस बजट का 0.2% होगा। दुनिया में ब्रिटेन के सबसे अहम इस सैन्य अड्डे को सुरक्षित करने की यही कीमत है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बीबीसी रूसी सेवा से कहा है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अवैध रूप से सत्ता पर बने हुए हैं और दोनों देशों के बीच संभावित शांति समझौते से पहले यूक्रेन में नया चुनाव होना जरूरी है। इस बीच खबर है कि दोनों देशों के बीच युद्ध बंदियों की अदला बदली का पहला चरण शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच 1000 बंदी छोड़े जाने पर सहमति हुई थी। अमेरिका के वाशिंगटन में इस्राएली दूतावास के बाहर दूतावास के 2 कर्मचारियों पर गोली चलाने के मामले में अभियुक्त पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का आरोप लगाया गया है। अभियुक्त पर विदेशी अधिकारियों की हत्या और बंदूक रखने का भी आरोप है। अमेरिकी अटॉर्नी जेनिन पियरो ने बताया कि बुधवार रात हुई इस घटना की जांच हेट क्राइम के तौर पर की जा रही है। 31-year-old Elias Rodriguez of Chicago, Illinois is now charged by complaint. अमेरिकी अटॉर्नी बता रही हैं शिकागो के रहने वाले 31 साल के इलियास रॉड्रिग्स को अमेरिकी जज सर मैथ्यू शारबॉ की कोर्ट में पेश किया गया। उन पर 30 साल के यारोन लिचिंस्की की हत्या का आरोप है, जो विदेशी अधिकारी और अमेरिकी सरकार के आधिकारिक मेहमान थे। उन पर 2 लोगों की हत्या का आरोप है, जिनमें 26 साल की लिन मिलग्रिम भी शामिल हैं। और कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक इंटरव्यू शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर 3 सवाल पोस्ट किए हैं। इंटरव्यू में विदेश मंत्री भारत और पाकिस्तान संघर्ष पर बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने सबसे पहला सवाल पूछा, भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया है। दूसरे सवाल में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले संघर्ष के बाद 10 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम समझौते की घोषणा की थी। राहुल गांधी ने इसी संदर्भ में अपना तीसरा सवाल किया और पूछा, ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा था। अमेरिका की जानी मानी यूनिवर्सिटी, जहां से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और जॉर्ज बुश, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग, भारत के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और न जाने कितने कितने जाने माने लोगों ने पढ़ाई की है, वो फिलहाल विवादों में घिरा हुआ है। जी बिल्कुल मानसी, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के कैम्ब्रिज में स्थित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देने का अधिकार रद्द कर दिया है। अमेरिकी गृह सुरक्षा मंत्री
क्रिस्टी नोएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि प्रशासन ने हार्वर्ड के कानून का पालन नहीं कर पाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय छात्र दाखिला कार्यक्रम रद्द कर दिया है। क्रिस्टी नोएम ने देश भर के सभी विश्वविद्यालयों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी इसे एक तरह की चेतावनी बताया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस कदम को गैरकानूनी बताया है और कहा है कि यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और शिक्षकों को दाखिला देने की क्षमता को बनाए रखने के अपने संकल्प पर कायम है और यूनिवर्सिटी ने इसे प्रतिशोधात्मक यानी बदले की कार्रवाई बताया है और कहा है कि हार्वर्ड समुदाय और देश को गंभीर नुकसान पहुंचने का खतरा है। इससे ये हार्वर्ड के शैक्षणिक और शोध मिशन को कमजोर करता है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने बीबीसी से कहा कि हार्वर्ड ने खुद को एक समय के महान संस्थान को अमेरिका विरोधी, यहूदी विरोधी, आतंकवाद समर्थक आंदोलनकारियों का अड्डा बना दिया है। अमेरिकी स्टूडेंट्स पर नकारात्मक असर डालने वाली बड़े पैमाने की समस्याओं के समाधान के लिए एक्शन लेने में यूनिवर्सिटी नाकाम रही और अब उन्हें अपने ही किए का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। विदेशी स्टूडेंट्स को दाखिला देना एक प्रिविलेज है, कोई अधिकार नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। सुमरन, अगर आपको याद होगा तो बीते दिनों कुछ प्रोटेस्ट हुए थे गजा और फिलिस्तीन को लेकर। उसी सिलसिले में यूनिवर्सिटी जो है वो चर्चा के केंद्र में आया था और ताज़ा घटनाक्रम के बारे में अधिक ब्यौरा भेजा है बीबीसी उत्तर अमेरिकी संवाददाता जॉन सडवर्थ ने। Well, almost from the moment of his inauguration, Donald Trump began pressuring. अपने शपथ ग्रहण के समय से ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की एलीट यूनिवर्सिटीज पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। उन्हें लगता था कि उनके शिक्षण में जागरूकता की विचारधारा है और उनके परिसरों में यहूदी विरोधी भावना है। हार्वर्ड ने पहले इस दबाव का विरोध किया। केंद्र से मिलने वाले लगभग $2 अरब के अनुदान को फ्रीज करने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी। यूनिवर्सिटी ने इस सुझाव को मानने से भी इंकार कर दिया था कि उसे अपने पाठ्यक्रम और अपनी भर्ती के तरीकों को बदलना चाहिए। अब प्रशासन ने 2 गुना दबाव डालने की कोशिश की है और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देने की यूनिवर्सिटी की क्षमता पर रोक लगा दी है। निश्चित रूप से ये यूनिवर्सिटी की आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जॉन सडवर्थ का भेजा ब्यौरा पढ़कर सुना रहे थे नवीन नेगी। और वक्त में थोड़ा सा पीछे हट के देखें सुमिरन, तो इसी साल अप्रैल में अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ने एक सूची मांगों की एक लिस्ट जो है वो हार्वर्ड के पास भेजी थी। जी, कहा था कि अमेरिकी मूल्यों का विरोध करने वाले छात्रों और यहूदी विरोधी उत्पीड़न को अधिक बढ़ावा देने वाले विभागों की जानकारी जो है वो सरकार को दी जाए और पिछले 2 सालों में यूनिवर्सिटी परिसर में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए उल्लंघनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। हार्वर्ड ने इन मांगों को मानने से इनकार कर दिया था और कहा कि व्हाइट हाउस उस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोकने का फैसला किया था और जी, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया था। जी, डोनाल्ड ट्रंप ने 16 अप्रैल को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर हार्वर्ड के बारे में एक पोस्ट किया था। उन्होंने क्या लिखा था बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता संदीप राय। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दरअसल हार्वर्ड पर तीखा निशाना साधा था। उन्होंने लिखा कि हार्वर्ड लगभग पूरी तरह रेडिकल लेफ्ट और मूर्खों को नियुक्त करता रहा है, जिनमें केवल छात्रों और तथाकथित भविष्य के नेताओं को असफलताएं पढ़ाने की काबिलियत है। हार्वर्ड एक मजाक बन चुका है, नफरत और मूर्खता पढ़ाता है और उसे अब आगे से केंद्रीय फंड नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सुमिरन, सवाल यह है कि हार्वर्ड में इंटरनेशनल छात्र यानी अमेरिका से बाहर के कितने छात्र पढ़ते हैं? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में दिए आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक यूनिवर्सिटी में 10,100 से ज्यादा छात्र हैं, जिनमें से करीब 140 देशों से 6,700 से ज्यादा विदेशी छात्र हैं। इनमें हर साल 300 से 800 भारतीय मूल के छात्र भी होते हैं और इसका 2 गुना लगभग चीन से छात्र होते हैं। तो जाहिर है प्रशासन का ये जो कदम है इसका बड़ा असर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर पड़ेगा, उनकी पढ़ाई पर पड़ेगा। बराक ओबामा के पूर्व सलाहकार और हार्वर्ड के प्रोफेसर जैसन फरमैन ने इस मामले पर क्या कहा, सुनते हैं। Just outraged. People cannot believe it. They don't know why this is happening. जेसन फरमैन कह रहे हैं लोग नाराज हैं, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ और इसके लिए उनके लिए क्या मतलब है। यहाँ सैकड़ों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो डरे हुए हैं। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या होने वाला है या इसका उन पर कैसा असर पड़ने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हार्वर्ड इस बेतुकी कार्रवाई को रोकने में कामयाब होगा, लेकिन फिलहाल लोगों के पास दूसरे विकल्प तलाशने के अलावा कोई चारा नहीं है। जैसा हम बात कर रहे थे, चीन से बड़ी संख्या में छात्र आते हैं हार्वर्ड पढ़ाई करने के लिए और चीन का ये कहना है कि इन नए प्रतिबंधों से अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचेगा।
चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग को सुनते हैं। 中美教育合作是互利的，中方一贯反对将教育合作正正。 माओ निंग कह रही हैं चीन और अमेरिका के बीच शैक्षणिक सहयोग दोनों के लिए आपस में लाभकारी है। चीन लगातार कहता रहा है कि वो शैक्षणिक सहयोग के राजनीतिकरण का विरोध करता रहा है। अमेरिका की तरफ से इस तरह का कदम केवल उसकी छवि और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। जी बिल्कुल। जैसा कि हम बात कर रहे थे मानसी कि भारत से भी बड़ी संख्या में वहाँ छात्र पढ़ाई करने जाते हैं। ट्रंप सरकार के इस फैसले का उन पर क्या असर हो सकता है और यूनिवर्सिटी के सामने अब क्या विकल्प है, क्या रास्ता है? इन्हीं मुद्दों पर हार्वर्ड के पूर्व छात्र आशीष दीक्षित से बात की बीबीसी संवाददाता सारिका सिंह ने। तो आशीष, हार्वर्ड में जो पढ़ने वाले भारतीय छात्र हैं जो वहां अभी पढ़ रहे हैं या फिर भविष्य में पढ़ना चाह रहे हैं, उन पर इस फैसले का असर क्या होगा? उन पर बड़ा असर होगा और उनमें अभी चिंता का एक माहौल बना हुआ है, क्योंकि अभी जो ऑर्डर आया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें उसके लगभग 10 से 15% होता है। तो ये जो छात्र हैं ये अब वहां पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। अगर उन्हें यूएस में रहना है तो उन्हें एक तो किसी दूसरे विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना पड़ेगा या फिर हार्वर्ड को कोर्ट में जाकर तुरंत इस ऑर्डर पर स्टे लाना पड़ेगा। पर अभी इसके बारे में पूरी जानकारी मौजूद नहीं है। मैंने हार्वर्ड क्रिम्सन, जो हार्वर्ड के स्टूडेंट्स की वेबसाइट है, उस पर थोड़ी ही देर पहले मैंने पढ़ा, 2 घंटे पहले ही उन्होंने एक आर्टिकल वहां पे पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी क्लैरिटी नहीं है। और उन्होंने अलग अलग वकीलों से बात की थी और वो सारे वकील यही कह रहे हैं कि ग्रेस पीरियड शायद मिल सकता है कुछ दिनों का, और वो कुछ दिनों का ही होगा। और तब तक भी अगर हल नहीं निकला तो इन छात्राओं को वापस भारत आना पड़ सकता है। एक तो सवाल ये भी है कि अगर दूसरे यूनिवर्सिटीज में वो एडमिशन लेंगे, अगर मिड एकेडमिक ईयर में लेंगे, तो उन पर कितना असर पड़ेगा। दूसरा सवाल ये भी है कि भारतीय छात्र जब अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, खास तौर से हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में, तो उनका भी तो कॉन्ट्रीब्यूशन होता होगा। और अगर ये रोक लगी है तो क्या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर भी इसका किसी तरह से असर पड़ेगा? बिल्कुल, बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया के टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में से एक है और वहाँ पे दुनिया भर के काफ़ी टैलेंटेड लोग पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। भारत से भी काफ़ी टैलेंटेड लोग उनके लॉ स्कूल, कैनेडी स्कूल, मेडिकल स्कूल में और अलग अलग स्कूल्स में जाते हैं। तो एक तो असर हार्वर्ड पर यह पड़ेगा कि ऑब्वियसली जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पढ़ नहीं पाएंगे। दूसरा यह है कि इन स्टूडेंट्स से हार्वर्ड को काफी पैसा भी मिलता है, क्योंकि वो फॉरेन के स्टूडेंट्स से ज्यादा ट्यूशन फीस लेते हैं। पहले ही ट्रम्प सरकार ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की $2 बिलियन की जो फेडरल ग्रांट है वो बंद की है। अब उसके बाद फॉरेन स्टूडेंट से भी जो मिलने वाला पैसा है वो भी अगर बंद होता है तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे काफी असर पड़ेगा। तो ट्रम्प प्रशासन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इनके बीच में जो ये एक तरह की लड़ाई चल रही है, इसमें ट्रम्प ये कोशिश कर रहे हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उनकी सारी बातें माने। हार्वर्ड एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उनके पास काफी पैसा है, बट इन सारी चीजों का उन पर जरूर असर पड़ेगा। मिड एकेडमिक ईयर में अगर ये जाएंगे तो कैसे क्या होगा? जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिनके 2 या 3 साल खत्म हो चुके हैं, उन लोगों को ग्रेजुएशन सेरेमनी में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है, ऐसा वकीलों का कहना है। जिन्होंने 1 साल पूरा किया है और दूसरा साल बाकी है, उन्हें अपना जो एजुकेशन है वो रोकना पड़ सकता है और उनके लिए ये सबसे दुख की बात होगी, क्योंकि वो अब दूसरा या तीसरा जो भी उनका बचा हुआ साल है या बचे हुए सेमेस्टर्स हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और इसके बारे में भी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि 72 घंटों का जो विंडो दिया गया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को, उन 72 घंटों में क्या यूनिवर्सिटी ट्रम्प प्रशासन की सारी मांगे मान लेती है या कोर्ट में जाके तुरंत स्टे लाती है, यह हमें देखना पड़ेगा। लेकिन वो अगर नहीं होता है तो इन स्टूडेंट्स के पास और कोई चारा नहीं बचेगा, उन्हें शायद भारत वापस आना पड़ सकता है या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ सकता है। तो ये लड़ाई अब आगे कैसे होगी? क्या इस फैसले को कानूनी चुनौती दी जा सकती है, जैसा कि यूनिवर्सिटी ने पहले फंडिंग रोकने के खिलाफ मुकदमा किया था, उस तरीके से? बिल्कुल, अब कोर्ट में ही होगी लड़ाई और ये कोर्ट को तय करना पड़ेगा कि क्या ट्रम्प प्रशासन ने जो फॉरेन से आने वाले स्टूडेंट्स के वीजा पर रोक लगाई है, क्या यह संवैधानिक है या नहीं है। इसमें दोनों बातें हमको समझनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका में जो कानून की व्यवस्था है वो अलग तरह से चलती है। क्योंकि एक तरफ ये भी बात है कि
हार्वर्ड लॉ स्कूल से पढ़े हुए बहुत सारे छात्र अब जुडिशरी में है, बट ये भी बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ट्रंप ने अपने पहले टर्म में बहुत सारे जजेस को अपॉइंट किया था, तो वो कंजर्वेटिव जजेस की संख्या अब यूएस के सुप्रीम कोर्ट में काफी ज्यादा है। तो किस तरह से इस केस को देखा जाता है, इस पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। बट सारिका, एक बात जो हमें स्टूडेंट्स की दृष्टिकोण से देखनी पड़ेगी वो ये है कि कोर्ट में तो लड़ाई चलती रहेगी, पर जिनको अभी एडमिशन तुरंत लेनी है अगले सेमेस्टर के लिए, अगर मेरा पहले 2 सेमेस्टर हुए हैं और मुझे तीसरे सेमेस्टर के लिए एडमिशन लेनी है, तो मैं तो कोर्ट के फैसले की राह नहीं देख सकता हूं अगले 6-7 महीने तक। मेरे पास तो कुछ ही दिन बचे हैं। वही देखना पड़ेगा कि क्या कई हजार छात्र जो हैं अलग अलग देशों से आए हुए, इनका नुकसान होता है या कोर्ट इसमें तुरंत कुछ इंटरवेंशन करता है। ट्रंप सरकार के फैसले का हार्वर्ड और छात्रों पर क्या असर होगा, बता रहे थे आशीष दीक्षित। और अभी अभी ये खबर आ रही है कि हार्वर्ड प्रशासन ने, माफ कीजिएगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप प्रशासन पर केस करने का कदम उठाया है। हार्वर्ड और ट्रंप प्रशासन के बीच अब तनाव और बढ़ गया है। हार्वर्ड ने फैसला किया है कि वो ट्रंप प्रशासन के लिए फैसले के विरोध में कोर्ट में अपील दायर करेगा और यूनिवर्सिटी ने इसके लिए बोस्टन कोर्ट का रुख किया है। बोस्टन कोर्ट में उन्होंने अपना जो कागज़ है वो दे दिए हैं। यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि प्रशासन की ये जो कार्रवाई है ये कानून का उल्लंघन है और गैर ज़रूरी कदम है। हार्वर्ड ने ये भी कहा है कि उसके यहाँ जो छात्र हैं उसका 1/4 हिस्सा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का होता है और एक ही झटके से, यानी इस एक फैसले से प्रशासन ने 1/4 बच्चों के भविष्य पर एक तरह से सवाल खड़ा कर दिया है। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अब बात गजा और इसराइल की। मानसी, हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जब से जहां एक तरफ युद्ध विराम की कोशिशें हो रही हैं तो दूसरी तरफ इसराइल जो है गजा में अपनी सैन्य कार्रवाई तेज कर रहा है और इन कुछ कदमों की वजह से इसराइल घिरता भी नजर आ रहा है, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि अब युद्ध विराम की कोशिश होनी चाहिए और लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश बढ़ा देनी चाहिए। तो अब तक की उसकी सबसे कड़ी आलोचना हो रही है और दूसरी तरफ इसराइल से ये भी कहा जा रहा है कि वो राहत सामग्री को गजा में आने से ना रोके। बुधवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कहा था कि गजा में सीमित मात्रा में राहत सामग्री पहुंचने की अनुमति देने का जो इसराइल का फैसला है वो पूरी तरह से अपर्याप्त, यानी कम मात्रा में पहुंचाया जा रहा है, वो सही नहीं है। ब्रिटेन ने इसराइल के साथ व्यापार सौदे पर बातचीत भी इस मुद्दे को लेकर स्थगित कर दी थी। जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने गजा में मानवीय स्थिति को असहनीय बताया था। अब इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने इसे लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि नेताओं ने ऐसा बयान दिया है जिससे लगता है कि वो चाहते हैं कि हमास सत्ता में बना रहे। इस बयान की शुरुआत उन्होंने जो अमेरिका में दूतावास के बाहर कर्मचारियों की जो मौत हुई उससे शुरू किया और किस तरह से दोनों जो है अपना फ्यूचर एक साथ देख रहे थे और जो ये हमला है उसे उन्होंने कंडेम किया। और उसके बाद उन्होंने जो बाकी लीडर्स हैं जो गजा पर उनकी सैन्य कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो देश हमास के साथ है। You're on the wrong side of humanity and you're on the wrong side of history. Now these leaders may think that they're बेन्यामिन नेतन्याहू कह रहे हैं आप गलत पक्ष के साथ हैं, आप मानवता के इतिहास के गलत पक्ष पर हैं। मैं राष्ट्रपति मैक्रों, प्रधानमंत्री कार्नी और प्रधानमंत्री स्टारमर से कहता हूं कि आप गलत पक्ष के साथ हैं। अब ये नेता ये तो सोच सकते हैं कि वो शांति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो हमास को हमेशा लड़ते रहने का प्रोत्साहन दे रहे हैं और वो दूसरी तरफ दूसरा फलस्तीनी स्टेट स्थापित करने की उम्मीद उन्हें दे रहे हैं, जिससे हमास फिर से इसराइल को नष्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये थे बेन्यामिन नेतन्याहू के शब्द।
दूसरी ओर जैसा हम बात कर रहे थे सुमिरन, बुधवार को गजा में राहत सामग्री ले जाने की इजाज़त इसराइल ने दी थी, लेकिन सीमित मात्रा में। लेकिन इस पर पूरी तरह से काम नहीं हो पा रहा था क्योंकि गाड़ियों को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी बॉर्डर से। अब से जैसे आज कुछ दिन की देरी से सही, लेकिन गजा के मध्य के हिस्से तक संयुक्त राष्ट्र की जो एक बेकरी है वो बंद हो गई थी, वो अब काम करना उसने शुरू कर दिया है। राहत सामग्री अंदर तक पहुंचने लगी है। हालांकि उत्तरी गजा में अभी तक राहत सामग्री नहीं पहुंच पाई है। और 4 दिन पहले ही इसराइल ने 11 सप्ताह से लगी पाबंदी हटाते हुए इस सीमित मात्रा में राहत सामग्री गजा पहुंचाने की इजाजत दी थी। हालांकि राहत एजेंसियों का ये कहना रहा है, बुधवार से वो यही कह रही हैं कि गजा में कम से कम 500 ट्रक राहत सामग्री की जरूरत है, जिसकी इजाजत इसराइल नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल। विश्व खाद्य कार्यक्रम के व्लादिमीर जोसेफ ने कहा, It's a start. What we brought is definitely not enough. वो कह रहे हैं ये एक शुरुआत है, जो हम लाए हैं वो निश्चित तौर पर नाकाफी है, मगर हमें उम्मीद है कि सरहदें खुली रहेंगी और हम ज्यादा राहत सामग्री लेकर आ सकेंगे। पर ये खाना लूटे जाने से पहले हम जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा सकना चाहते हैं। गजा में दिक्कत यह है कि गजा में बहुत समय से खाना नहीं पहुंचा है, ज़रूरी राहत सामग्री नहीं पहुंची है। लगातार हमलों की वजह से जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, घर हैं, स्कूल हैं, वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। तो ऐसे में वहाँ के लोगों की परेशानी, खबरें आ रही हैं। बिल्कुल लूटपाट की खबरें आ रही हैं, खाने का सामान लूटे जाने की खबर है। और गजा में जो ताज़ा हालात हैं उसके बारे में और जानकारी दे रही हैं यरूशलेम में मौजूद बीबीसी संवाददाता लूसी विलियमसन। In Gaza's bakeries today, flour was hurried into food. गजा में गुरुवार को बेकरियों में आटा पहुंचा, जल्दी से लोगों के लिए खाना तैयार हुआ। 11 हफ्तों में राहत सामग्री की ये पहली खेप है जो थोड़ा रास्ता तय करके गजा की भूखे लोगों तक पहुंची है। In Nusrat camp, the last moments of waiting proved too much. शिविर में इंतजार के अंतिम कुछ पल बहुत ज्यादा साबित हुए हैं। एक बेकरी के इर्द गिर्द इकट्ठा हुई भीड़ दरवाजा ठोक रही है और स्थानीय नेता बहस कर रहे हैं कि सामग्री कैसे बांटी जाए। इस बीच इमारत के पीछे सुरक्षा कर्मियों ने चेतावनी के लिए हवाई फायर किया क्योंकि लोगों ने इसे तोड़ने की कोशिश की थी। At the back of the building, security guards fired warning shots as people tried to break in. ये वैसा वितरण नहीं था जिसकी योजना उन्होंने बनाई थी। बुधवार रात अव्यवस्था का अंदेशा भूखी भीड़ में दबकर रह गया था। खान यूनिस की एक बेकरी में राहत सामग्री सुरक्षा कर्मियों के पहरे में पहुंची थी, लेकिन भूखे लोगों ने उस सामग्री को लूट लिया। No aid has yet reached Gaza's northern areas. इसराइल ने कहा है कि निजी ठेकेदार जल्द ही दक्षिण में विशेष रूप से तैयार किए गए राहत केंद्रों से सामग्री का वितरण करेंगे। इसराइल ने इस दावे से इनकार किया है कि वो भुखमरी का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर रहा है, मगर इसराइल ने कहा है कि हमास से लड़ाई के मकसद ने गजा के लोगों को जीवन के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया है। गजा की उत्तर पूर्वी इलाके में अब तक सहायता नहीं पहुंची है। तो ताज़ा जानकारी दे रही थी यरूशलेम में मौजूद बीबीसी संवाददाता लूसी विलियमसन और उनकी रिपोर्ट सुना रही थी बीबीसी संवाददाता अदिति। गजा में भूख से परेशान लोगों के बीच सामग्री बांटना राहत एजेंसियों के लिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण हो रहा है। कई इलाके हैं, उत्तर पूर्वी इलाके हैं जहां तक अब खाना भी राहत सामग्री नहीं पहुंच पाई है। और वहीं रहती हैं उम्ता माँ, वो उनके पति, बच्चे और बहन को खो चुकी हैं और अपने 2 रिश्तेदारों के लिए वो खाना ढूंढ रही हैं। I can't find food, drinks or even water to wash them. उम्तमा ने लूसी विलियमसन को बताया, मैं खाना और पानी तक नहीं ढूंढ सकी, मैं वाकई संघर्ष कर रही हूँ। हमने 5 दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है। वहीं इस्राएली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा था कि वो सीमित मात्रा में राहत सामग्री पहुंचाने की अनुमति दे रहे हैं ताकि इस्राएली सेना गजा में अपना नया सैन्य अभियान जारी रख सके, लेकिन कई लोग यही शिकायत कर रहे हैं कि जो राहत सामग्री पहुंच रही है वो काफ़ी नहीं है। जी, और सुमिरन आगे बढ़ते हैं। क्या आपको कबीर बेदी का नाम याद है? बिल्कुल याद है। पुराने कलाकार हैं, बिल्कुल, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक। जी बिल्कुल, अपनी किताबों और फिल्मों के लिए वो जाने जाते हैं। जेम्स बॉन्ड की मूवी ऑक्टोपसी से लेकर सीरीज, ड्रामे, थिएटर, हिंदी फिल्मों में पिता विलेन का रोल उन्होंने किया है और बखूबी अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। जी बिल्कुल, और उनका जो जीवन का सफ़र है वो भी कम दिलचस्प नहीं है। तो उनके जीवन और अनुभवों के बारे में सुनते हैं
उन्हीं से, और उनसे बात कर रहे हैं इरफान। मुझे लगता है कि मैं यहाँ से शुरू करूँ आपके साथ, जहाँ से आपने अपनी किताब की शुरुआत की कि आपने दिल्ली छोड़ा क्यों। दिल्ली आपने बीटल्स की वजह से छोड़ा, जिसमें एक हादसा ये हुआ कि आपने बीटल्स के साथ एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और वो इंटरव्यू ऑल इंडिया रेडियो के लिए किया, और 4 दिन बाद जब आप उस इंटरव्यू को रिविजिट करने गए तो वो इरेज किया जा चुका था, और इस तरह आपका इंडियन ब्रॉडकास्टिंग से वो सेपरेशन हुई। बीटल्स का जो मैंने इंटरव्यू किया था वो एक तरह समझिए बहुत सिंबॉलिक इंटरव्यू हुआ। सिंबॉलिक इन द सेंस कि उस वक्त वो दुनिया के सबसे माने हुए मोस्ट फेमस बैंड इन द वर्ल्ड, और वो एक सिर्फ म्यूजिशियन नहीं थे, एक जमाना बदल रहा था। डेकेड ऑफ द 1960s में पूरा माहौल दुनिया का बदल गया। होल हिपी कल्चर केम, डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ पीस, पिल इन्वेंट की गई, एक सेक्सुअल फ्रीडम भी उसके साथ आ गई। लोग चाह रहे थे कि समाज बदले। ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो मिलिटरिस्टिक एटीट्यूड जो था लोगों का कि हम लड़ेंगे आपस में और हम जीतेंगे और उनको हराएंगे, वो सब जा रहा था और एक नई दुनिया आ रही थी जिसमें लोग पीस और लव की बात कर रहे थे। और हम भी यहाँ चाहते थे कि वो दुनिया हम तक पहुंचे, एंड हम भी एक किस्म के अपने जमाने के रेबल बने। बिकॉज जो मेरी पहली रिलेशनशिप थी प्रतिमा के साथ, शादी करने से पहले हम एक साथ रहे, वो भी बड़ा स्कैंडल हो गया कि एक साथ रहते हैं, मैगजीन आर्टिकल छपने लगे, दे लिव टुगेदर। सो ईच इन आवर ओन वे वी कंट्रीब्यूटेड टू चेंजिंग सोसाइटी इन स्मॉल वेज। लेकिन जब बॉलीवुड के बाद मैं इटली गया और मेरी सीरीज इटली में बहुत सक्सेसफुल हुई, तो मुझे भी बीटल मेनिया महसूस हुआ। जिस किस्म की रिसेप्शन मुझे मिली इटली में और स्पेन और फ्रांस और जर्मनी में, पूरे यूरोप में, हर टेलीविजन रिकॉर्ड तोड़ा गया बाय माय सैंडोकैन सीरीज, और सडन स्टारडम ऑफ अ लेवल दैट इज अनबिलीवेबल। मतलब एक्टर ड्रीम ऑफ सक्सेस लाइक दिस। सपनों में चाहते हैं कि हमें ऐसी सक्सेस मिले, और मुझे मिल गई। तो एट दैट पॉइंट आई अंडरस्टूड द प्रेशर अंडर विच द बीटल्स मस्ट हैव ग्रोन अप। कि बीटल्स में क्या प्रेशर हुआ होगा कि पूरी दुनिया उनका एक टुकड़ा चाहती है, एक मिनट चाहती है, यहाँ आइए, यहाँ इंटरव्यू दीजिए, ये फंक्शन पे आइए, एंड द डिमांड्स आर नॉन स्टॉप। तो उसका भी मुझे अनुभव हुआ, तजुर्बा हुआ। बट द बीटल्स रिमेन टिल टुडे माय फेवरेट। वो आज तक मेरे फेवरेट म्यूजिशियंस हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा म्यूजिक टेस्ट बदला, दुनिया को अपनी तौर से बदली, और एक नए जमाने के सिंबल बने, जो मैं आज तक उनको इस बात का सलाम करता हूँ। यहाँ हम आपसे जेम्स बॉन्ड ऑक्टोपसी के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे, हमारे बहुत सारे देखने वाले सुनने वाले भी, क्योंकि वो भी एक किसी इंडियन एक्टर के लिए वो एक जिसे कहते हैं ड्रीम कम ट्रू जैसी एक चीज़। बताइए हमें ज़रा जेम्स बॉन्ड ऑक्टोपसी के अनुभव के बारे में। मैं पहला एक्टर था जो बॉलीवुड से जाकर हॉलीवुड में करियर बनाया। मैं पहला इंडियन एक्टर था जिसने जेम्स बॉन्ड फिल्म में एक मेजर रोल किया। देयर आर मेनी फर्स्ट्स, लेकिन जेम्स बॉन्ड फिल्म बहुत स्पेशल फिल्म है। एक तो इट इज द ओल्डेस्ट फिल्म फ्रेंचाइज इन द वर्ल्ड। सबसे पुरानी और सबसे मानी हुई फिल्म फ्रेंचाइज जेम्स बॉन्ड फिल्म्स की होती है। हर 2 साल, हर 2-3 साल एक फिल्म आती है। और एक वजह है कि ये फ्रेंचाइज इतना सक्सेसफुल रहा है क्योंकि जेम्स बॉन्ड के जो फिल्म मेकर्स हैं बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं और जानते हैं कि जितनी फिल्में चली हैं, हिट हुई हैं, उनकी वजह से आगे की फिल्में नहीं चलती। आगे की फिल्में चलती हैं अगर आप कुछ इनोवेशन करें, कुछ दूसरा हटके करें, कुछ और बड़ी चीजें करें। तो हर बार वो चाहते हैं कि ऑडियंस का इंटरेस्ट लेवल बढ़ता जाए, और वो हमेशा चाहते हैं कि ऐसे एक्टरों को लें जिनके साथ जेम्स बॉन्ड की फैन बेस भी बढ़े, और इस हिसाब से उन्होंने मुझे लिया। तो मेरी जिंदगी में सैंडोकैन के बाद शायद जेम्स बॉन्ड फिल्म में रोल करना सबसे बड़ी बात थी।
इरफान बात कर रहे थे कलाकार कबीर बेदी से, और ये जो है एक लेटेस्ट इंटरव्यू है खास सीरीज का जिसका नाम है कहानी जिंदगी की। और ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं BBC हिंदी की वेबसाइट पर, BBC हिंदी के YouTube चैनल पर, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर भी। और आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अब आपसे अगली मुलाकात होगी सोमवार शाम। तब तक न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए BBC हिंदी की वेबसाइट से। फेसबुक, X, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। मुझे और सुमिरन को दें इजाजत। नमस्कार।